हेलो एवरीवन, स्वागत है बेटा आज की एक शानदार सी क्लास में। इसमें हम टॉपिक जो क्लास 10th में है एक जिसका नाम है त्रिभुज, उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रमेय है जो बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछी जा रही है और ये बोर्ड एग्जाम 2026 में भी आने के बहुत ज़्यादा चांस हैं। तो इसको आप बेटा बहुत अच्छे से देख लेना। इस प्रमेय का जो पॉपुलर नेम है उसका नेम है थेल्स प्रमेय। क्या नाम है इसका बेटा? इसका नाम है थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय को आज हम लोग सिद्ध करना जानेंगे कि इसको सिद्ध कैसे करते हैं। बहुत आसान सी जानकारी हम आपको देंगे, बहुत आसान सी बात बताएंगे और बहुत आसान से शब्दों में हम आपको इसको सिद्ध करना समझा देंगे। ठीक है, वीडियो में आप केवल 10 मिनट रुके रहो, आपको थेल्स प्रमेय बहुत अच्छे से समझ में आने वाली है। क्वेश्चन बस इतना बनता है कि बच्चे केवल ओनली ये समझ लेते हैं कि एग्जाम में जब आएगा तो क्वेश्चन ऐसे आएगा कि थेल्स प्रमेय को सिद्ध कीजिए, इस तरीके से आ जाएगा। लेकिन बेटा ये ऐसे क्वेश्चन आता नहीं है। थेल्स प्रमेय का स्टेटमेंट क्या है? थेल्स तो एक गणितज्ञ थे, उन्होंने इस प्रमेय को बनाया था। बाकी इसका कथन क्या है तो पहले हम उसको समझेंगे और इसके बाद इसको और किस नाम से जाना जाता है उसको भी जानेंगे। तो देखो क्या है, हमने यहाँ पर लिखा है थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय का कथन क्या है? तो कथन ये एक एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आता है, जैसे 2025 की बोर्ड एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आया था। लिखा था सिद्ध कीजिए कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर उसकी अन्य दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करने के लिए रेखा खींची जाए, अन्य दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करने के लिए रेखा खींची जाए तो ये दोनों भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। इस तरीके से ये क्वेश्चन आता है। अगर इस तरीके का स्टेटमेंट लिखा है आप समझ जाएंगे ये कौन सी प्रमेय है, थेल्स प्रमेय। या तो आप इसको थेल्स प्रमेय कहते हैं या इसी को हम लोग कहते हैं, दूसरा नाम होता है इसका आधारभूत आनुपातिकता की प्रमेय। इसका दूसरा नाम बेटा क्या है? आधारभूत आनुपातिकता की प्रमेय। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपने समझ लिया कि ये क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, क्या इसकी लैंग्वेज होती है। आप इसको लैंग्वेज को एक दो बार अच्छे से पढ़ लेना, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, देखो जिस तरीके से कथन है उसी हिसाब से पहले हम एक त्रिभुज बनाने की कोशिश करते हैं, फिर आपको समझाएंगे कि आपको इसमें किस तरीके से रचना करनी है, किस तरीके से आपको इसको सिद्ध करना है, जिससे आपके एग्जाम में अगर आए तो आपको ज्यादातर ये 4 नंबर पे पूछी जाती है, तो आपको पूरे 4 नंबर मिल जाए, कुछ भी आपका एक भी नंबर ना कटे। तो उसका हम आपको तरीका भी बताएंगे कि आप करेंगे कैसे और इसको सिद्ध करने का सबसे इजीएस्ट वे क्या हो सकता है वो भी हम आपको समझाएंगे। देखो क्या है, लिखा है सिद्ध कीजिए कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, हमने कहा एक त्रिभुज है, मान लो इस तरीके से ये कोई एक त्रिभुज है जिसका नाम है मान लिया ए बी और सी। एक भुजा के समांतर उसकी अन्य दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करने के लिए रेखा खींची जाए, किसी एक भुजा के समांतर। बेटा हमने ऐसे मान लिया कि मान लो ये भुजा है, इसके समांतर हमने क्या किया कि एक भुजा खींच दी इस तरीके से। देखो यही तो लिखा है, उसकी अन्य दो भुजाओं को, देखो इस त्रिभुज की अगर एक भुजा ये तो अन्य दो भुजाएं कौन सी हो गई, ए बी और ए सी। तो अन्य दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करने के लिए कोई रेखा खींची जाए, तो हमने क्या किया, एक ये रेखा खींच दी। ये रेखा कैसी है बेटा, इन दोनों रेखाओं, इन दोनों भुजाओं ए बी और ए सी को प्रतिच्छेद कर रही है और ये वाली जो रेखा है वो इस भुजा बी सी के क्या है, समांतर है। ठीक है, इसका नाम अगर आप चाहो तो कुछ और दे सकते हो, जैसे हमने कहा डी और ई, इस तरीके से आपने ये नाम दे दिया। तो ये दोनों भुजाएं, ये दोनों भुजाएं मतलब ए बी और ए सी, दोनों भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती हैं। एक ही अनुपात का मतलब ए डी के बटे में डी वी बराबर होना चाहिए ए ई के बटे ई सी। कहने का बहुत सीधा मतलब ये है कि इसमें बेटा आपको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है आपको, सिद्ध करना है आपको कि ए डी के बटे में डी बी वो बराबर होना चाहिए ए ई के बटे में ई सी। इस तरीके से ये आपको सिद्ध करना है। आप जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप इस क्वेश्चन को 3 भागों में करेंगे, करा तो 4 भागों में जाता। सबसे पहले तो आप डालेंगे हेडिंग दिया है। दिया है का मतलब क्या है, जो आपको क्वेश्चन में स्टेटमेंट गिवन है वो सब पूरा काहे में आएगा, दिया है में। इसके बाद आपको क्या सिद्ध करना है, तो क्वेश्चन से जानकारी मिली कि हम लोग को ये बात सिद्ध करनी है तो ये लिख दिया। इसके बाद अगर कुछ रचना का पोर्शन है, अगर आपको इस सवाल को सिद्ध करने के लिए अगर रचना की जरूरत पड़ रही है तो अगली आप यहाँ पर हेडिंग डालते हैं जिसका नाम होता है रचना। रचना आप करेंगे। देखो रचना में कुछ छोटी सी चीजें हैं जो हम आपको बता दें। रचना में सबसे पहले तो आप क्या करेंगे,
बी को ई से मिला देंगे, इसी प्रकार डी को सी से मिला देंगे। रचना में आप क्या करेंगे, रचना में क्या होगा, बी को ई से तथा डी को सी से मिला देंगे। और एक छोटा सा काम आप और करेंगे रचना में, एक छोटा सा काम, वो क्या है, आप इस बिंदु डी से, इस बिंदु ई से इस भुजा ए बी पर क्या करेंगे, एक लंब खींचेंगे। हमने कहा हम क्या करेंगे बेटा, इस बिंदु ई से भुजा ए बी पर एक लंब खींचेंगे, इस तरीके से, इस तरीके से एक ये लंब खींच लिया। इस तरीके से हमने क्या किया, एक लंब खींच लिया। ई, इसका नाम हमने कुछ भी ई मान लो, ई एन दे दिया, लंब ये खींचा हमने ई एन, ठीक है। उसी प्रकार से ई बिंदु से आपने लंब खींचा है इस भुजा ए बी पर, तो उसी प्रकार से आप क्या करेंगे, आप बिंदु डी से भुजा ए सी पर एक लंब और खींच लेंगे। डी एम इसका नाम दे दे रहे है ना, डीएम से तो सबको डर लगता है ना, तो हमने इसका नाम दे दिया डी एम। बेटा रचना हमने क्या की वो समझो, रचना में आप क्या लिखेंगे, डी को सी से तथा बी को ई से मिलाया, डी को सी से तथा डी को सी से तथा बी को ई से मिलाया, बी को ई से मिलाया तथा ई से भुजा ए बी पर ई एन लंब खींचा तथा बिंदु ई से भुजा ए बी पर लंब, कौन सा, ई एन खींचा व बिंदु डी से भुजा एसी पर लंब डी एम खींचा, बेटा जिस तरीके से हम आपको लैंग्वेज लिखवा रहे हैं, सेम लैंग्वेज आपकी बिल्कुल ऐसी ही होनी चाहिए। अगर आपको 4 में 4 नंबर चाहिए, 4 नंबरों पर मैं पूछी जाती भाई। सबसे पहले दिया है में आप क्या लिखेंगे, सिद्ध कीजिए हटा दो, यहां से लिखना है दिया है में यदि किसी त्रिभुज की इस तरीके से यहां तक, इसके बाद सिद्ध क्या करना, तो ये सिद्ध करना। सिद्ध कैसे करोगे, तो हमने कहा एक रचना आपको छोटी सी करनी पड़ेगी। अब रचना ये क्यों करनी पड़ी, तो इसको हम लोग जब प्रूव करेंगे तो इस बात को समझ लेंगे। तो ये तो हो गई रचना का पोर्शन। इसके बाद देखो हम लोग सिद्ध करना है, रचना हो गई, इसके बाद अगली हेडिंग होती है उपपत्ति। उपपत्ति का मतलब जिसको हमें अब प्रूव करना है इस बात को। तो देखो सिद्ध कैसे करेंगे आप, सिद्ध को आप हेडिंग क्या डालते हैं, उपपत्ति। देखो कैसे आप इसको सिद्ध करेंगे। सिद्ध करने के लिए बेटा सबसे पहले आपको एक त्रिभुज नजर आ रहा होगा, एक त्रिभुज आपको दिख रहा होगा ए डी ई, दिख रहा है आपको त्रिभुज। आप इस त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल निकालेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल निकालेंगे। और आपने बेटा पढ़ा है कि किसी भी त्रिभुज का अगर आपको क्षेत्रफल निकालना हो तो आप उसका फार्मूला जानते हैं, होता है 1/2 बेस इंटू में हाइट। बेटा इस त्रिभुज को थोड़ा ध्यान से देखना, जैसे हमने यहां से ई बिंदु से इस पर एक लंब डाला था, ई बिंदु से इस पर हमने एक लंब डाला था, तो इस त्रिभुज ए डी ई में अगर हम इसको आधार मान लें तो बेटा आधार आपका क्या हो जाएगा, देखो ए डी, आधार क्या हो जाएगा, ए डी। फार्मूला होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, तो आधार इसका क्या हो जाएगा ए डी, और ऊंचाई इसकी देखो ये वाली हो जाएगी जो आपने लंब डाला है। लंब कौन सा डाला है आपने, ई एन, तो फार्मूला क्या हो जाएगा 1/2 आधार। आधार इसका क्या हो जाएगा बेटा, आधार हो जाएगा इसका ए डी, और गुणा में ऊंचाई इसकी हो जाएगी, ये आपने लंब डाला था तो यही इस त्रिभुज के लिए ऊंचाई का काम करेगा, ऊंचाई हो जाएगी ई एन। समझ रहे हो, इसको आप कह दो यहाँ पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। समझ रहे हो, इसी प्रकार से आप क्या करो भाई, जैसे आपने इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लिया, अब आप इस वाले त्रिभुज को देखो, कौन सा है ये त्रिभुज, इसका नाम देखना, इसका नाम है डी बी ई। आपको एक ये त्रिभुज नजर आ रहा होगा, तो लिखना त्रिभुज डी बी ई, डी बी ई का क्षेत्रफल, डी बी ई का क्षेत्रफल, डी बी ई, ये वाला आपको त्रिभुज नजर आ रहा हो। फिर से हमने कहा किसी भी त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। बेटा
अगर आप ये वाला त्रिभुज ले रहे हैं, ये वाला त्रिभुज, समझ रहे हो, तो इसमें बेस क्या होगा, यही आधार तो यही होगा ना भाई, तो आधार क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा डीबी, और इनटू में हाइट क्या होगा बेटा, जैसे ये वाली भुजा है वैसे ये वाली भुजा है, तो दोनों के लिए हमेशा याद रखना आधार तो अलग अलग है, इन त्रिभुजों के लिए आधार तो अलग अलग है, लेकिन अगर आप देखो तो ये भुजा तो सेम ही है ना, तो इसके लिए जो ऊंचाई होगी वो हमेशा यही वाली ऊंचाई तो काम करेगी। इस भुजा के लिए बेटा ऊंचाई, जैसे हमने कहा था ये त्रिभुज लिया था इसके लिए ऊंचाई ये काम कर रही थी, उसी प्रकार से यही भुजा आगे ही तो बढ़ी है, तो इसके लिए ऊंचाई हमेशा याद रखना यही काम करेगी, तो ऊंचाई इसके लिए भी क्या होगी, ई एन, यहाँ पर ऊंचाई क्या हो जाएगी, ई एन, इसको बोल दे इक्वेशन नंबर सेकंड। और आप यहाँ पे क्या करो, समीकरण फर्स्ट और सेकंड का आप डिवाइड कर दो, इतना समीकरण फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड से, तो देखो क्या बन जाएगा, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल डिवाइड में त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल, वो बराबर होगा देखो किसके, 1/2 ए डी इंटू में ई एन, डिवाइड करोगे 1/2 डी बी इंटू पे ई एन, तो आप देख पा रहे हो भाई यहां से 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा और ई एन से ये कैंसिल हो जाएगा, तो देखो त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटा पे त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल बराबर आ जाएगा ए डी अपॉन में डी बी, आ गया। इसको यहीं पर हमने छोड़ दिया, मान लो इसको इक्वेशन नंबर हमने थर्ड बोल दिया, ठीक है। यहां तक आपको सभी चीजें बहुत अच्छे से समझ पे आ रही होंगी। एक चीज हम यहां से हटा दें, अब आपको देखो यहां पर अच्छे से दिख रहा होगा, ठीक है। तो देखो इस तरीके से ये हो गया। अब सुनिए, जिस प्रकार से हमने यहाँ लेफ्ट साइड पर इन दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल निकाल के उनका अनुपात निकाला, उसी प्रकार आप राइट साइड पे आ जाओ, यहाँ पे आपको दिखेगा, दिखेगा इसी प्रकार। देखो हम यहाँ पर आ जा रहे हैं राइट साइड पे, देखो राइट साइड पे क्या है, जैसे हमने त्रिभुज जो लिया था ना ए डी ई, फिर से आप वही त्रिभुज ले लो ए डी ई, तो त्रिभुज ए डी ई का आप फिर से क्षेत्रफल निकालो। बस इस बार थोड़ा सा ट्विस्ट है, क्षेत्रफल निकालने के लिए आप थोड़ा इधर से सोचो। अब की बार अगर आप इसका आधार ये वाला मान लो, त्रिभुज ए डी ई में अगर आप इसका आधार ये वाला मान लो बेटा, तो अगर आधार आपने ये मान लिया तो इसके लिए ऊंचाई ये वाली होगी, समझ लो। अगर हम त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल निकालें और आधार ये वाला मान ले तो इसके लिए ऊंचाई फिर ये वाली होगी, तो देखो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट, हमने कहा आधार इसका हमने कौन सा मान लिया, ए, तो इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी भाई ये वाली। अगर ये आधार है तो ये इसकी ऊंचाई होगी, तो ऊंचाई क्या हो जाएगी डी एम, समझ रहे हो। इसको हमने कहा थर्ड तक इक्वेशन हो चुकी है, तो इसको हमने इक्वेशन नंबर फोर्थ बोल दिया। इसके बाद इसके जस्ट नीचे वाला आप त्रिभुज देखो, आपको ये वाला एक त्रिभुज नजर आ रहा होगा, देखो आपको ये वाला एक त्रिभुज नजर आ रहा होगा, देख पा रहे हो आप, इसका नाम देखो क्या है, इसका नाम है ई सी बी, दिख रहा है एक त्रिभुज, ई बी सी बोल दो या ई सी बी बोल दो, कुछ भी बोल दो, तो त्रिभुज ई, ऐसे करो, ये बी नहीं ऐसे समझो, ये वाला आपको त्रिभुज दिख रहा होगा ई डी और सी, ये वाला त्रिभुज दिख रहा होगा आपको ई डी सी, त्रिभुज ई डी सी का क्षेत्रफल फिर से निकालो आप। तो आपने कहा क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। बेटा आज हमने ये वाला त्रिभुज लिया है तो इसका आधार ये वाला होगा कि नहीं, ये वाला, तो आधार क्या हो जाएगा ई सी, समझ पा रहे हो। और इंटू में ऊंचाई क्या होगी, हमने कहा जब इस वाले के लिए इतने ए के लिए ऊंचाई अगर ये है तो बेटा इसी को आगे ही तो बढ़ाया है, तो इस आधार के लिए भी ऊंचाई क्या होगी, यही डी एम ही होगी। तो हमने कहा ये हो गया आधार, ऊंचाई इसके लिए क्या होगी डी एम, इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। और आप यहां से क्या करोगे, समीकरण 4th डिवाइडेड बाय 5th कर दोगे। तो देखो जब आप डिवाइड करोगे तो बन जाएगा त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल डिवाइड में आ जाएगा त्रिभुज ई डी सी का क्षेत्रफल, वो बराबर हो जाएगा देखो 1/2 ए इंटू में डी एम, डिवाइड में हो जाएगा 1/2 ई सी इंटू पे डी एम हो जाएगा। तो देखो यहाँ से क्या कैंसिल हो जाएगा, देखो 1/2 से 1/2 कैंसिल, डीएम से यहाँ पे डीएम कैंसिल हो जाएगा, तो बन जाएगा त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल अपॉन पे त्रिभुज ई डी सी का क्षेत्रफल,
बराबर आ जाएगा बेटा AE के बटे पे EC। इसको आप बोलते हैं इक्वेशन नंबर, आपने देखा कहाँ तक, 5th तक हो गई, तो इसको आप बोलते हैं इक्वेशन नंबर 6। एक छोटी सी बात आप यहाँ पे और समझोगे, अगर आप थोड़ा ध्यान दो, थोड़ा सा ध्यान दो, तो आप यहाँ पर देख पा रहे होगे एक इक्वेशन नंबर ये 3rd लिखी, इसमें त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल है, इस पे भी देखो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल है, यहाँ पर त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल है, और यहाँ पर आप देख पा रहे हो त्रिभुज EDC का क्षेत्रफल है। बेटा हमेशा याद रखना, यहां से हम इस प्रमेय को हटा दे रहे हैं तो हम थोड़ी सी बातें आपको और समझा पाएंगे अच्छे से। देखो आप क्या बात याद रखेंगे, जब हमने देखो त्रिभुज लिया था ये वाला, देख रहे हो आप इसको, इसका जो नाम था, इसका नाम था DBE। जब हमने ये वाला त्रिभुज लिया था तो आप इस पे देख पा रहे थे ये भुजा कॉमन थी, ठीक है। और जब हमने ये वाला त्रिभुज लिया जिसका नाम था EDC, इसमें भी आप देख रहे हो ये वाली भुजा कॉमन है। ये जो कॉमन भुजा है इसको हम लोग त्रिभुज का आधार कहते हैं। और बेटा हमेशा याद रखना, हमने कहा इधर वाला त्रिभुज जब हमने ये लिया ये वाला, और इधर वाला त्रिभुज जब हमने ये वाला लिया, तो इसमें ये वाली भुजा कॉमन है। कॉमन का मतलब आधार है, ये वही समांतर भुजा थी, तो ये दोनों त्रिभुज के लिए आधार का काम करेगी। और बेटा एक बात हमेशा याद रखना, आप इसको नोट डाउन कर लेना कि एक ही आधार पर बने त्रिभुज या बने त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल होता भाई, क्षेत्रफल वो समान होता है। क्या होता है भाई? समान होता है। इस बात को आप याद रख लेना। तो बताओ कौन से त्रिभुजों का क्षेत्रफल समान हो जाएगा? जैसे यहां से आपने त्रिभुज लिया था DBE का क्षेत्रफल, और यहां से आपने एक त्रिभुज लिया था EDC का क्षेत्रफल, तो ये दोनों के क्षेत्रफल क्या हो जाएंगे? आपस में बराबर। तो इसलिए क्या हो जाएगा? त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा त्रिभुज EDC का क्षेत्रफल। EDC का क्षेत्रफल, ये दोनों बेटा क्या होंगे? आपस में बराबर। क्यों बराबर होंगे? तो हमने आपको एक बात बताई, ये नोट डाउन कर लेना अच्छे से, इस बात को समझ लेना कि एक ही आधार पर बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल जो है वो कैसा होता है? समान। तो अगर ये दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल आपस में बराबर हो गए तो आप इक्वेशन नंबर 3 को और इक्वेशन नंबर 6 को आप थोड़ा देखें। देखो क्या लिखा? ADE यहाँ पे लिखा, यहाँ पे भी देखो ADE लिखा, ये क्या लिखा? EDC, और यहाँ पे क्या लिखा है? DBE। आपने अभी बताया DBE और EDC और DBE इन दोनों के क्षेत्रफल आपस में क्या होंगे? बराबर। तो अगर ये दोनों क्षेत्रफल बराबर हो गए तो समीकरण 3 से और समीकरण 6 से अगर आप देखो तो इनकी लेफ्ट साइड बराबर है। और बेटा अगर इनकी लेफ्ट साइड बराबर है तो इनकी राइट साइड भी क्या होंगी? बराबर हो जाएंगी। तो ऐसे यहां पे लिख देना समीकरण 3 व 6 से क्या होगा? अगर इनकी लेफ्ट साइड बराबर हो जाएंगी तो इनकी राइट साइड भी क्या हो जाएंगी? बराबर। तो 3 व 6 से क्या बन जाएगा? AD के बटे में DB वो हमेशा बराबर होगा AE के बटे AC, AE के बटे EC। और बेटा यही चीज आपको सिद्ध करनी थी, यही आपको सिद्ध करना था, यही बेटा थेल्स की प्रमेय है। देखो यही चीज आपको सिद्ध करनी थी। तो देखो इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से कितने आसानी से हम लोग ने थेल्स की प्रमेय को सिद्ध कर लिया। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से नोट कर लो, है ना, और एक बार इसका आप अच्छे से रिवीजन कर लेना, क्योंकि बेटा 2026 की बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा चांस है इसके आने के। तो आप इसका अच्छे से रिवीजन कर लेना। किसी प्रकार का कोई भी डाउट आपको समझ में आए तो वीडियो को थोड़ा सा रिवर्स कर लेना, आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।